नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं आपके बायोलॉजी का। यह पार्ट रहेगा, बायोलॉजी की क्लास रहेगी। और आज की बायोलॉजी के क्लास में हम यह पार्ट नंबर 15 क्लास कर रहे हैं आपके सिलेबस अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले भी पार्ट 14 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास, प्रत्येक पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार और टीचर्स फैमिली है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए इस पार्ट को अटेंड करने के लिए, अपना अपना फीडबैक करने के लिए। टॉप 20 में से आपके स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, आपको कमेंट करके अवश्य शेयर करना है। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है और पिछले क्लास का मॉक क्वेश्चन है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज की अधिक सांद्रता होती है प्लाज्मा में, लाल रुधिराओं में होती है, श्वेताणुओं में होती है, वृक्क नालिकाओं में होती है। सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की अधिक सांद्रता जो होती है वह किस में होती है? वह आपके लाल रुधिर कणिकाओं में होती है। स्तनधारियों को परिपक्व लाल रुधिर कणिकाओं में कोशिकाएं अंगक जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, सेंट्रोसोम परिपक्वता के समय ये अदृश्य हो जाते हैं। तो लाल रुधिराओं की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, स्तनियों में ग्रीवा कशेरुका की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 10 यह 12 होती है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, स्तनियों में ग्रीवा कशेरुकों की जो संख्या होती है वह कितनी हो जाती है? तो हम बात करें आपके, सभी लोग बताइए। संख्या टोटल 7 होती है। ये प्रारूपी ग्रीवा, एटलस हो गया, अच्छा का एक्सिस हो गया, 7वीं ग्रीवा होती है। तो प्रारूपी ग्रीवा कितनी होती है? 4 होती है। एक होता है अच्छक या एक्सिस जिसे बोलते हैं, एक होता है ग्रीवा कशेरुकी की बात करेंगे। तो प्रारूपी, एटलस, अच्छक अथवा एक्सिस और 7वीं आपकी ग्रीवा होती है, लेकिन प्रारूपी ग्रीवा 4 होती है, ध्यान देना। अगला प्रश्न है, शुक्राणु में अग्रपिंडक पाया जाता है अग्र छोर में, मध्य भाग में, केंद्रक के पीछे या पुच्छ भाग पर पाया जाता है? सभी बताइए। शुक्राणु में जो है अग्रपिंडक कहाँ पर पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, सभी कमेंट कीजिएगा। शुक्राणु की हम बात कर रहे हैं, अग्रपिंडक की हम बात कर रहे हैं, सभी बताइएगा। हम सभी लोग जानते हैं शुक्राणुओं में अग्रपिंडक जहाँ पर पाया जाता है वह अग्र छोर पर ही होता है। नाम से ही पता चल रहा है अग्रपिंडक। अग्र मतलब आगे, तो अग्र छोर की बात करेंगे। शुक्राणु का अग्रभाग गोल या अंडाकार एवं फूला हुआ होता है, इसे शीर्ष कहते हैं। शीर्ष के अग्र छोर पर जीवद्रव्य का अंकुर या टोपी के समान भाग क्या क्या कहलाता है? एक्रोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्रोसोम। और यह गोल्जी काय का बना होता है और निषेचन के समय अंडे के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को घोल कर निषेचन में यह सहायक होता है। अगला प्रश्न है, अंड जनन होता है, गुणन काल, परिपक्वन काल, वृद्धि काल, यह सभी की बात करेंगे। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो अंड जनन किस में होता है? तो अंड जनन होता है दोस्तों गुणन काल में भी होता है, परिपक्वन काल में भी होता है और वृद्धि काल में भी होता है। तो ये सभी जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अंड जनन में मादा जंतु के अंडाशय में पाई जाने वाली जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण होता है। और अंड जनन की 3 प्रवस्थाएं होती हैं, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और आपका परिपक्वन प्रवस्था। 3 प्रवस्थाओं की बात करेंगे। झालदार कीप किसे कहते हैं? अंडवाहिनी का समीपस्थ भाग, गर्भाशय भाग, मूत्राशय भाग या मूत्रवाहिनी भाग। देखिए, जो आपका झालदार कीप कहलाता है, जी हाँ, झालदार कीप किसे बोला जाता है? अंडवाहिनी का समीपस्थ भाग, जो चौड़ी कीप के समान होता है। पेरिटोनियल गुहा में श्रेणी भाग में यह उदरीय अस्टियम द्वारा संपर्क करता है और झालदार कीप या वायु कोष्टिका कहलाता है। वायु कोशिका भी बोलते हैं, झालदार द्वीप बोलते हैं, ठीक है।
और इनफंडविलम की बात करेंगे, इसे भी बोला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पीत पिंड बनता है कहाँ पर बनता है? अंडाशय में, वृषण में, स्तन ग्रंथि में या गर्भाशय में बनता है? तो पीत पिंड बनता है या कहाँ पर बनता है, सभी बताइएगा। दोस्तों जो पीत पिंड बनता है तो किसकी बात करेंगे? अंडाशय। अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्रेफियन पुटिका एक ग्रंथिल अंडाकार रचना पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम बनाती है और स्त्रावी प्रवस्था के दौरान कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा स्त्रावित करती है। तो कहाँ पे बनाती है? अंडाशय। पीत पिंड बनता है, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दोनों प्रश्न सेम सेम कर दिए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सेमिनी फेरस नलिकाएं पाई जाती वृषण में, अंडाशय में, वृक्क में या फुफ्फुस में पाई जाती, सभी बताइएगा। दोस्तों सेमनीफेरस जो नलिकाएं पाई जाती हैं वह आपके वृषण में पाई जाती है। प्रत्येक वृषण जो होता है अति कुंडलित, लगभग 75 सेंटीमीटर लंबी अनेक शुक्र नलिकाओं से बना होता है। शुक्र नलिकाओं में आस्तरित जननी एपिथेलियम दो प्रकार की कोशिकाएं, एक शुक्रजनी कोशिका जो शुक्राणु बनाती है और सर्टोली की कोशिका जो शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। निषेचन के समय शुक्राणु प्रवेश का स्थान बनाता है। भ्रूण के घूमने का केंद्र, विदलन कक्ष, आपके धूसर क्रेसेंट की बात करेंगे, कोरक रंध्र का पृष्ठ, होठ या ऊर्ध्व ओष्ठ की बात करें, सभी कमेंट किए। निषेचन के समय शुक्राणु जो प्रवेश का स्थान बनाता है वह कहाँ पे बनाता है? तो हम बात करेंगे विदलन कक्ष। जी हाँ दोस्तों, निषेचन के समय शुक्राणु या प्रवेश अंडाणु के द्वितीय परिपक्वन विभाजन के पूर्ण या इसके तुरंत बाद होता है और शुक्राणु में सक्रिय गोलार्ध या सक्रिय ध्रुव को विदलन बोला जाता है। सक्रिय गोलार्ध बोला जाता है, सक्रिय ध्रुव बोला जाता है और विदलन बोला जाता है। तो विदलन के अक्ष में प्रवेश करता है और शुक्राणु का प्रवेश अंड सतह के किस प्रकार से होता है? लंब होता है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। 1 मोल ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा प्राप्त होती है 686 कैलोरी, 68,600 कैलोरी, 6,86,000 कैलोरी, 68,60,000 कैलोरी, सभी बताइए। दोस्तों 1 मोल ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह कहलाती है 686 कैलोरी। 1 मोल ग्लूकोज अणु के ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण से ठीक है और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अक्सर आप देखते होंगे समान जुड़वा जो बच्चे पैदा होते हैं किसके कारण होते हैं, किस रीजन से होते हैं? एक शुक्राणु तथा 2 अंडाणुओं के निषेचन में, एक अंडाणु तथा 2 शुक्राणुओं के निषेचन में, 2 अंडाणुओं के निषेचन में या एक निषेचित अंडे का 2 कोरक खंडों में विभाजन तथा दोनों के पृथक्करण से होता है। दोस्तों समान जुड़वा जो बच्चे पैदा होते हैं उसका रीजन कारण जान लेते हैं, सभी आप लोग जानते होंगे। तो एक निषेचित अंडे का 2 कोरक खंडों में विभाजन तथा दोनों के पृथक्करण से होता है। जब एक निश्चित अंडे या जाइगोट के आरंभ की अवस्था में ही पहले विदलन से बने दो ब्लास्टोमियर्स या संतित कोशिकाएं पूर्णतः अलग हो जाती हैं और तथा प्रत्येक संतित कोशिका एक पूर्ण भ्रूण तथा फिर पूरे बच्चे का रूप लेती है। तो जो इन्हें समरूप या अभिन्न यमज कहते हैं। आइडेंटियल ट्विंस की बात करेंगे, ठीक है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे। आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग होता है लगभग हम घेंगा रोग से नाम से जानते हैं, जिसे हम गाइटर की बात करेंगे, ठीक है। देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन में 65% आयोडीन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन में, और ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और भोजन में आयोडीन की कमी या थायरॉक्सिन के अल्प स्रावन से क्या होता है? जड़वा माता, मिक्सीडीमा, हासी मोटा रोग, सामान्य घेंगा आदि होता है। सिंपल गोइट्री की बात करेंगे, गोइट्री जिसे हम गाइटर बोलते हैं।
अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? एड्रिनल, हाइपोथैलेमस, पीयूष या थायराइड? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, जीवन रक्षक हार्मोन जिस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है वह हमारी एड्रिनल ग्रंथि कहलाती है। एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल मेडुला, इसके हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा जीवन रक्षक हार्मोन आपका स्रावित होता है। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है कि लेक्राइमल ग्रंथियों का कार्य क्या होता है? श्लेष्म का स्त्रावण, अश्रु का, तेल का या वसा का स्त्रावण? किसका स्त्रावण होता है? जी हाँ दोस्तों, लेक्राइमल ग्रंथियों का कार्य क्या होता है? तो लेक्राइमल ग्रंथियों का जो कार्य हमारा हो जाता है वह होता है अश्रु का स्त्रावण। जी हाँ, अस्तु ग्रंथियां प्रत्येक नेत्र के बाहरी कोण पर स्थित होती हैं जो जल सदस्य द्रव स्रावित करती, जिसे आंसू या टीयर कहते हैं। यह धूल, जीवाणु आदि से हमारी आंखों की क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। जैसे धूल आते हैं, अश्रु आते हैं तो अश्रु के माध्यम से धूल के कण बाहर आ जाते हैं, जीवाणुओं से भी रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, कान का पर्दा कहा जाता है, कान के पर्दों को क्या कहा जाता है? टिम्पैनिक झिल्ली, टेंसर टिम्पेनाई, स्केला टिम्पेनाई या स्केला वेस्टिब्यूली कहा जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कान के पर्दे को क्या कहा जाता है? कान के पर्दे को टिम्पैनिक झिल्ली कहा जाता है। टिम्पैनिक झिल्ली या मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे, इसकी कान का पर्दा कहा जाता है और यह मध्य कर्ण गुहा के बाह्य कर्ण मीटस की गुहा से अलग करती है और टिम्पैनिक झिल्ली के भीतर की ओर टिम्पैनिक बुल्ला अस्थि, जी हाँ टिम्पैनिक बुल्ला अस्थि की गुहा मध्य कर्ण बनाती है। कौन सी बनाती है? कौन सी अस्थि? बुल्ला, टिम्पैनिक बुल्ला ग्रस्त की आपके अस्थि की बात करेंगे। स्तनियों में श्रोणि मेखला का प्रत्येक अर्धभाग बना होता है आपके इलियम से, अंशनास्थि से, जघनास्थि से या इन सभी से बना होता है। तो स्तनियों श्रोणि का मेखला जो प्रत्येक अर्धभाग जो बना होता है वह किससे बना होता है? इलियम से बना होता है। देखिए, श्रेणी मेखला दो चपटी, चौड़ी, अर्धवृत्ताकार और भारी कुल्हा अस्थियों से जुड़ने से बनता है और ये कुल्हा अस्थियां अनामी स्थितियां कहलाती हैं। कौन सी? अनामी स्थितियां की बात करेंगे, इनोमिनेट की बात करेंगे और ये लचीली प्यूबिक सिम्फाइसिस से संधि करती है और नवजात शिशु में प्रत्येक नितंब हड्डी में 3 हड्डियां इलियम, प्यूबिस और इस्चियम होती हैं। तो इलियम और दूसरा कौन सा होता है? प्यूबिस, और तीसरा होता है इस्चियम। ये तीनों चीजें ध्यान देना। अगला प्रश्न है, स्तनियों में अंश मेखला का प्रत्येक अर्धभाग किससे बना होता है? अध्यंश फलक की बात करेंगे, अंश फलक की बात करेंगे, अंशतुंड से बना होता है या इन सभी से बना होता है? देखिए, स्तनियों में जो अंश मेखला का प्रत्येक अर्धभाग जो बना होता है वह आपके अंश फलक का बना होता है। अंश मेखला दाएं तथा बाएं भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक भाग में 2 अस्थियां होती हैं, हासुली या अच्छक तथा असम फलक। तो दोनों चीजें याद रखना, हासुली या अच्छक और दूसरा होता है आपका असम फलक की बात करेंगे, स्केपुला की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्तनियों में नीचे का जबड़ा बना होता है दंतिकास्थियों का, जंभिका पूर्वी का या तालव का बना होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं स्तनियों में नीचे का जो जबड़ा है किससे बना होता है? या आपके दंतिकास्थियों का बना होता है। स्तनियों में नीचे का जबड़ा मंडिबल क्या कहलाता है? मंडिबल कहलाता है और यह 2 दंतकास्थियों के संयोजन से बना होता है। किससे? कितने दंतकास्थियों के संयोजन से? 2 दंतकास्थियों के संयोजन से बना होता है। गुणसूत्र के ऊपर एक संरचना मौजूद होती है जो केंद्रक, गुणसूत्र बिंदु, तारकाकाय या गाल्जिकाय होता है। तो गुणसूत्र के ऊपर जो संरचना मौजूद होती है वह आपकी क्या होती है? वह गुणसूत्र बिंदु होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत स्पष्ट करता है कि, देखिए कोशिका सिद्धांत क्या स्पष्ट करता है? कि समस्त कोशिकाओं में केंद्रक होता है, कोशिकाएं पौधे और जंतुओं की मूल संरचनात्मक इकाइयां हैं, सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं,
या कोशिकाएं सूती विभाजन और अर्धसूती विभाजन द्वारा प्रजनन करती हैं। देखिए, कोशिका का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि कोशिकाएं पौधे और जंतुओं की मूल संरचनात्मक इकाइयां यूनिट होती हैं। जी हाँ दोस्तों, वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन तथा जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया कि कोशिकाएं पौधे तथा जंतुओं की रचनात्मक इकाइयां हैं। तो किसने 1839 में सिद्धांत जो वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन और विज्ञान शास्त्री स्वान की बात करें। अगला प्रश्न है, उत्तम पालन पोषण एवं प्रतिरक्षण द्वारा आज की पीढ़ी तथा आनुवांशिक लक्षणों का विकास क्या कहलाता है? आपके सुजननिकी की बात करेंगे, यूफेनिक्स, सुजीवन विज्ञान या आयु विज्ञान। देखिए, उत्तम पालन पोषण एवं प्रतिरक्षण द्वारा आज की पीढ़ी तथा आनुवांशिक लक्षणों का जो विकास कहलाता है वह आपका कहला जाता है सुजीवन विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, स्वपरिवेशिकी या सुजीवन विज्ञान व्यवहारिक अनुवांशिकी की वह शाखा है जिसमें उत्तम प्रशिक्षण एवं पालन पोषण द्वारा मानव के उच्च अनुवांशिक लक्षणों के समुचित विकास की विधियों का अध्ययन किया जाता है। तो सुजीवन विज्ञान को क्या बोला क्या बोला जाता है? आपके स्वपरिवेशिकी की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा जो मॉक क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रश्न रहेगा, और मॉक क्वेश्चन प्रश्न क्या है आप सभी के स्क्रीन पर है कि ड्रोसोफिला में अतिनर सुपर मेल और अतिमादा सुपर फीमेल प्रकार का लिंग निर्धारण आधारित होता है। यानी कि सुपर मेल और सुपर फीमेल दोनों प्रकार का लिंग निर्धारण किस पर आधारित होता है? गुणसूत्री संतुलन पर, ऑक्सीजन संतुलन पर, जैव विभिन्नता पर या एक रूपता पर आधारित होता है। यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न है, आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। साथ साथ 20 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट करके शेयर करना, फीडबैक करना है। मैं आपके साथ 7 PM में बाल विकास शिक्षण शास्त्र पेडागोजी क्लास के साथ मिलता हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।